नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी देखिए, और उससे बड़ा अगर आपको देखना है तो दिल्ली देखिए, जहां पर राजनीतिक घमासान तो लगता है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसलिए भी क्योंकि चुनाव दिख रहा है ना 2024 का, और अब तो दिन गिनने जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को सचेत किया कि भाई 400 दिन बचे हैं, जरा मेहनत से काम कर लीजिए। तो अब अखिलेश जी 399, 398, 397 शुरू हो गए। बहरहाल इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों में लगी है, अपने रोड मैप के हिसाब से काम कर रही है। आज ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल और मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों से वार्ता की। और इस वार्ता में वैसे तो देखा जाए तो मुख्य रूप से एमएलसी चुनाव, लेकिन उसके साथ में विकास कार्य, 2024 का रोड मैप, सब पर ही चर्चा हुई, समीक्षा की गई विकास कार्यों की। और जो एक तरीके से जो बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, इससे जो कुछ निष्कर्ष निकला है उसका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में संदेश दिया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से, खासतौर से उत्तर प्रदेश की मिशन 80 पर जुट गई है। जेपी नड्डा कल गाजीपुर, जहां पर बीजेपी की सीट नहीं है, रैली को संबोधित करेंगे। और जेपी नड्डा वो है जिनका अभी अभी कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है, लेकिन कार्यकाल बढ़ते ही वो सक्रिय भी हो गए। बंगाल के नदिया में पहुंचे, इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए, कल वाराणसी में काशी पुराधिपति का पूजन करेंगे। और पहली बार कार्यकाल विस्तार के बाद यूपी आ रहे हैं नड्डा, इसलिए उनके स्वागत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और साथ में होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एक आह्लादित स्वागत करने का निर्णय लिया गया है। जेपी नड्डा के स्वागत में शंख बजेंगे, नाद बजेंगे, घंटा बजेंगे, घड़ियाल बजेंगे और दिव्य स्वागत किया जाएगा। पूरे काशी को एक तरीके से भाजपामय किया जा रहा है, ताकि नड्डा को भी ये लगे कि नहीं, उनका ये जो कार्य विस्तार है वो भी अपने आप में अतुलनीय होगा। तो नड्डा के स्वागत की तैयारी और उसके पीछे मकसद गाजीपुर समेत उन 14 सीटों पर कब्जा करना है जो बीजेपी के पास इस समय नहीं है। उसके लिए प्रयास शुरू हो गया है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो आज बैठक हुई है, इस बैठक में भी यही सब बिंदु लिए गए हैं कि किस तरीके। और एक भी बात हो रही है, खासतौर से जो ग्लोबल समिट है, जो निवेश की बात हो रही है, उसमें कैसे विधायकों की भी भागीदारी हो, सांसदों की भी भागीदारी हो, जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी हो, इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है। और माना जा रहा है
कि आज की जो ये बैठक है वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। संगठन बनेगा, संगठन बदलेगा, संगठन में आमूल चूल परिवर्तन होंगे तो चलता रहेगा। अब वहीं पर अगर आप चलिए बिहार में, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर इतना द्वंद्व बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रहा है कि बिल्कुल नेता आमने सामने है। अब केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे तो बिल्कुल नीतीश के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अब वो घंटा भी बजाते हैं, मौन व्रत भी करने लगते हैं। और बीजेपी में इस समय जो माहौल बना हुआ है वो खास तौर से शिक्षा मंत्री का जो मानस पर बयान आया है कि मानस से नफरत पैदा होती है। अब देखिए, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहा करते हैं। मुझे याद है कानपुर में एक पुस्तक मेला हुआ करता था और उस पुस्तक मेला में जाने माने कथाकार दूधदास सिंह आए थे। हालांकि उस मंच पे कुछ विवाद भी हो गया था। दूधदास सिंह ने उस समय कहा था कि लोग साहित्य को नहीं पढ़ते, कहानियां नहीं पढ़ते, उपन्यास नहीं पढ़ते, और क्या पढ़ते हैं? गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते हैं, कल्याण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मानस पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? गीता पढ़ते हैं। और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि ये जो पुस्तकें हैं यह व्यक्ति में भाग्य को आगे बढ़ाती है। ये पुस्तकें वो है जो व्यक्ति में जो है एक आशा का संचार करती है, उन्हें भाग्य भरोसे रखती है, भगवान के भरोसे करती है, ऐसी बातें कह दी। और वहाँ पर हमारे मानस संगम के संयोजक पंडित बद्रीनारायण तिवारी थे, इस बात को लेकर के विवाद भी हो गया। तो ये चलता रहा है। लेकिन चूंकि बिहार में राजनीति है तो राजनीति के कारण वहाँ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आज ही क्या हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने यहाँ अभियान चला रहे हैं सुशासन का, वैसा ही नीतीश कुमार चला रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के उसको कुशासन कहा जा रहा है। अब क्यों कहा जा रहा है उसका भी एक नया उदाहरण आ गया। अभी नीतीश कुमार बक्सर गए और जब लौटने लगे तो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी। अब उस रेलवे क्रॉसिंग को कहते हैं कि नीतीश कुमार के काफिले को निकालने के लिए बंद नहीं किया गया और ट्रेन आकर के रुक गई। बस इसी को लेकर के बवाल हो गया। अब वहाँ भाजपा कह रहे इसकी जांच बैठा लेंगे और कार्रवाई होगी, और कैसे ट्रेन रोक दी गई, आधा घंटे ट्रेन रुक गई, दो ट्रेनें रुक गई, मतलब यही बवंडर शुरू हुआ है। तो बिहार में भी वही चल रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली चले तो दिल्ली में तो भाजपा और आपके साथ में जो हो रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वो तो चल ही रहा है। लेकिन वहां पर आजकल एक और कुश्ती में डर्टी गेम को लेकर के बवंडर मचा हुआ है। खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बुला लिया है, आइए हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। भाजपा की बबीता फोगाट जो है मैदान में उतर आई है, कह रहे मैं तो पहलवान हमारे पूरी तरीके से मेरे परिवार के हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, सरकार उनसे जो है वार्ता करेगी और वार्ता करके निष्कर्ष है। पता लगा है कि सरकार भी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं भाजपा के ही हैं, सांसद 6 बार के और 11 वर्ष से कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर जमे हुए हैं, उनसे भी खुश नहीं है। लेकिन आरोप बड़ा गंभीर है। आरोप ये लगाया गया है पहलवानों ने कि उनका यौन शोषण होता है, कोच भी करते हैं, क्षेत्रवाद चलता है अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो, और नाना प्रकार से उत्पीड़न होता है, नियमों को बार बार
थोपा जाता है। और इसी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि महासंघ को हटाइए। जो इसके अध्यक्ष हैं सांसद ब्रजभूषण सिंह, एक तेवर वाले हैं। उन्होंने खेल मंत्री से भी वार्ता की, अपनी सफाई भी दी। और निश्चित रूप से जब किसी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है तो आदमी थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अब उन्होंने क्या कह दिया, जांच करा लो, सीबीआई से कराना हो सीबीआई से करा लो, और अगर मैं दोषी हूं तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। और वो क्या कहते हैं, कहते ये जो पहलवान है ना, ये सारी सुविधाएं ले रहे हैं, इंटरनेशनल गेम में तो जाने को तैयार रहते हैं, और जब उनसे कहा जाए कि राष्ट्रीय खेल के लिए तैयारी करिए, राष्ट्रीय खेल के लिए ट्रायल दीजिए, तो कहते हैं कि इनकी सबकी तबीयत खराब हो जाती है। बात केवल यही है कि इनकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो फिर स्थितियां बिगड़ जाती है। तो ये बार बार कहा जा रहा, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कह रहे, और ये भी कहा जा रहा कि जो हरियाणा के जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जो नए नियम बनाए हैं वो भी पसंद नहीं है। लेकिन जो बजरंग पूनिया है, जो ओलंपिक खेल में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया, उनके साथ 4 पहलवानों ने एक प्रतिनिधिमंडल खेल मंत्रालय में वार्ता को पहुंचा, और उम्मीद की जाती है कि अब जो है इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। अब उसके निराकरण के कई अर्थ हैं। निराकरण ये भी हो सकता है कि कोई जांच बैठा दी जाए। हालांकि 72 घंटे के लिए एक एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया था कुश्ती महासंघ से खेल मंत्रालय ने, लेकिन यह भी हो सकता है कि जांच बैठाई जाए कि भाई ये जो आरोप लगाए बहुत गंभीर है, और इन आरोपों पर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया जाए। यह भी संभव है कि कुछ दिनों के लिए कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको हटा दिया जाए, उनकी जगह पर किसी और की नियुक्ति कर दी जाए। यह भी संभव है कि किसी एजेंसी से जांच करा दी जाए। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि जो कुश्ती संघ में डर्टी गेम शुरू हुआ है उसको दूर करने के लिए जो खेल मंत्रालय है उसने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। और एक बात और देखिए, इसलिए भी दिलचस्पी है कि हमारी केंद्र सरकार जो है खेलों पर बहुत ध्यान दे रही है। एक समय था जब खेल को लेकर के केवल ये कहा जाता था कि हाँ खेल है, गेम में लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार पैनी दृष्टि रखती है। अब कल ही देखिए, बस्ती में सांसद खेल कुंभ हुआ और उसका वर्चुअली उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया। कितना महत्व दे रहे हैं। पहले खेल को बड़े हे दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है खेल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आज उनमें जान डाली जा रही है, उनको पौष्टिक रूप से मजबूत किया जा रहा है, उनमें पैनापन लाया जा रहा है। यही कारण है कि जब जंतर मंतर में पहलवान पहुंचे धरना देने के लिए, तो वहां पर सरकार ने तुरंत गौर किया और तुरंत तलब कर लिया। और एक बात और भी अच्छी है, इन खिलाड़ियों ने एक परिचय दिया कि हम 30 लोग हैं, धरने पर बैठे हैं, हमारी समस्याएं विकट हैं, लेकिन ध्यान रखा जाए कि हम अपने मंच को राजनीति से कतई नहीं जोड़ेंगे। और यही कारण है कि जब आज वृंदा करांत वहां पहुंची अपनी सहानुभूति लेकर के, तो वहां पर उनको साफ तौर पर मंच से हटा दिया गया और कहा नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हम सक्षम हैं, हम निराकरण कर लेंगे। और उसी के तहत
जो ये वार्ता चल रही है उस वार्ता से अर्थ भी निकलेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस दो तरफा हमले झेल रही है। एक और कांग्रेस पर बीजेपी हमला कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के रोज नित्य नित्य हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष को देखिए, विपक्ष भी बीजेपी के विकल्प को तैयार करने की जगह कांग्रेस के विकल्प पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और यही कारण है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस से इतना परहेज कि जो कल तेलंगाना में अखिलेश, केरल के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो रैली हुई है, उससे तो साफ यही दिखता है कि कांग्रेस के बिना कैसे विकल्प तैयार कर लिया जाए बीजेपी का। और कांग्रेस वाले आश्वस्त ये हैं कि बिना हमारे विकल्प बनेगा नहीं। लेकिन आप वहां देखिए, जब ये कल महारैली हुई तो उसमें नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, जबकि नीतीश कुमार भी वही काम कर रहे हैं कि विपक्ष कह रहे हैं विपक्ष को एक करेंगे 2024 के लिए। लेकिन उनके एजेंडे में कांग्रेस शामिल है, इसीलिए तेलंगाना की महारैली से नीतीश कुमार को बाहर रखा गया। अब ममता बनर्जी अपना अलग, उनको दो से परहेज, कांग्रेस के साथ लेफ्ट से भी परहेज। चूंकि कल तेलंगाना में केरल के मुख्यमंत्री पहुंचे और लेफ्ट के डी राजा और पहुंच गए, तो भाई उनकी कहां पट सकती थी। तो ममता बनर्जी भी बाहर। दोनों ये जो दिग्गज अपने को कहते हैं, दोनों ही बाहर। वो कह रहे हैं कि आप लेफ्ट को, क्योंकि ममता बनर्जी तो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों, हालांकि नंबर एक पर वो लेफ्ट को दुश्मन मानती है। और तेलंगाना की महारैली में जो केसीआर ने की, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर लेफ्ट को बुला लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो विपक्ष का थर्ड फ्रंट है, ये कांग्रेस के बिना कैसे अपनी जो है राह तलाशेगा। और कभी कभी तो लगता है कि ये जो क्षेत्रीय दल है, इनमें भी एक होड़ है कि कैसे हम अपनी ताकत दिखाएं और ताकत को आगे बढ़ाएं। अब देखना ये है कि ये जो थर्ड फ्रंट है या जो तेलंगाना प्रकरण है, किस तरीके से बिना कांग्रेस के बीजेपी का विकल्प तैयार करता है। फिलहाल तो चिंता यही है कि कांग्रेस का क्या विकल्प है, कांग्रेस से कैसे किया जाए। तो ऐसी स्थितियां राजनीति में पेचीदगी के साथ बनी हुई है। आज हम विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आपसे एक साझा करना चाहते हैं सलाह को। विशेषज्ञों ने साफ साफ कह दिया है कि इन दिनों लगता है डाइट के नाम पर फलों का ज्यादा प्रयोग होने लगा, क्योंकि हमारे योगाचार, हमारे आयुर्वेदाचार कहते हैं फल खाओ, फल खाओ, फल खाओ। विशेषज्ञों ने कहा ज्यादा फल मत खाओ, नहीं, ज्यादा फल नुकसानदायक है। इसमें नेचुरल शुगर होती है, और जब आपके शरीर में ज्यादा शुगर जाएगी तो मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे और विभिन्न प्रकार के रोग आपको घेरने लगेंगे। और वैसे भी कहा गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न चुप। सीधे सीधे कह दिया गया। अति ज्यादा अच्छी नहीं होती। जब आप दिन में हमारे
बड़े बड़े योगाचार्य कहते हैं फल खाओ, दिन में भी खाओ, शाम को भी खाओ, ना हो तो जूसे पी लो उनका। लेकिन हमारे विशेषज्ञों ने राय दी है कि ज्यादा फल मत खाना, ज्यादा फल खाना रोग को बुलाना, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात उन्होंने भी सलाह दी है, अगर आपको फल खाने हैं तो ध्यान रखिएगा बहुत कम संख्या में, अधिकतम 5 फल, 5 से ज्यादा नहीं, कि पूरा आपकी डाइट पूरे फल पर, लंच डिनर सब फल पर। तो ये जो फल है ये आपके लिए कुफल हो जाएगा, इसलिए आप सतर्क रहिए और हमारी बड़ी खबर देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।